सो हेलो एवरीवन। तो मैं यहाँ आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगी जो बीपीएससी एग्जामिनेशन के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर जिन लोगों ने एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, जिनको है कि हाँ आपने 2026 वाले नेक्स्ट ईयर वाले प्रीलिम्स वगैरह एग्ज़ाम देने हैं, तो आपको एग्ज़ाम देने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो है कि अगर आपने किसी एग्ज़ाम को देना है, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को देख के फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपने पहले माइंड में उस चीज़ों को बैठा लें कि हाँ आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, हाँ आपके आपके ये टारगेट्स हैं, हाँ आपके गोल ऐसे हैं कि आपको डीएसपी समथिंग ऐसे कुछ पोस्ट वगैरह आपको अचीव करने हैं फॉर बीपीएससी। तो एक टारगेट सेट हो जाता है माइंड में कि हाँ मुझे उस लेवल तक पहुंचना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप वैसे प्रिपरेशन करते जाते हो, तो दैट्स वेरी गुड। ऐसे ही किसी को देख के आप फिर वो कॉपी मत करने लग जाओ कि हाँ वो एग्जाम की तैयारी कर रहा तो मैं भी करूँगा या करूँगी, दैट्स नॉट गुड। तो अब किन किन चीज़ों को आपने अवॉइड करनी है एग्जाम के प्रिपरेशन करने से पहले, ये चीज़ें आप माइंड में बिठा लो तो कभी गलती नहीं करोगे आप। पहली चीज़ है कि बिना सिलेबस पढ़े लोग जो है एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि यूपीएससी का प्रिपरेशन चल रहा तो आप बीपीएससी भी दे लोगे, आराम से क्लियर हो जाएगा। बट नहीं होता गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि बीपीएससी में आपको बीपीएससी के स्टेट लेवल पे भी वो अपनी चीज़ें पूछते हैं, तो आप उन चीज़ों से आप नहीं कवर कर पाते हो। हाँ बेसिकली वो चीज़ें हैं कि उसके सिलेबस मैच होते हैं यूपीएससी के बीपीएससी से, बट आपको साइड वाइज बिहार के भी चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना पड़ता है। तो जो भी है स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th करी है या फिर जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या फिर लास्ट ईयर में है या फिर अपने प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, तो ये चीज़ें आप माइंड पे बिठा लें कि आप इन चीज़ों को मिस्टेक्स इन इन मिस्टेक को करने से बचोगे तो आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है गाइस, मैं सही बता रही मैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं प्रीलिम्स दे लेते हैं, उनको ये चीज़ें तब तक भी पता नहीं होता है। तो आप कहीं ना कहीं और बहुत तो लकी हो जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही अवेयरनेस, कहते हैं ना कि एक आप अवेयर हो गए हो, तो आप उन गलती को करने से बचोगे। तो ये वीडियो आपके लिए ही, आप इन बने रहे वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी लगेगी, बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपको पहले से भी पता है। तो फर्स्टली कि आप सिलेबस देखो, बीपीएससी के साइट पे जाओ, वहाँ सिलेबस को बार बार देखो, वहाँ टॉपिक देखो कि किस किस टॉपिक से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। पहले तो आपने सिलेबस देखनी है। फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, 10 साल 15 साल जितना पॉसिबल हो आप उस क्वेश्चन को बार बार देखो कि बीपीएससी ने क्या पूछा है, बीपीएससी कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन वेटेज हो रहा है, कितना पूछ रहा हो। सपोज दैट कि अगर बीपीएससी मुगल एम्पायर से क्वेश्चन पूछ रहा बेसिकली, तो हर एक साल रिपीट तो नहीं हो रहा। आप एक साइड वाइज आप पॉइंट भी बनाओ, नोटबुक में आप कॉपी में लिखो भी कि इस मुगल एम्पायर से बीपीएससी ने रिपीट, मतलब आज पूछ लिए, इस साल क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर भी पूछ रहा, फिर नेक्स्ट ईयर पूछ रहा, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपने प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया, ठीक है, फिर उसके बेसिस पे आप निकालो। अगर आप पढ़ने बैठते हो टॉपिक तो वहाँ पे उन चीज़ों को याद रखो कि हाँ बीपीएससी ने इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे थे। फिर नेक्स्ट चीज़ें ये आती है कि अगर आप प्रिपरेशन करने बैठते हो तो आप बहुत सारी किताबें लेके बैठ जाते हो, बहुत सारे नोट्स लेके बैठ जाते हो कि हाँ अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है तो हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे 6 to 12, हम आर एस शर्मा भी पढ़ेंगे, हम तमिलनाडु बोर्ड के भी बुक पढ़ेंगे।
ये पॉसिबल नहीं है। इतने में तो आप पूरे बीपीएससी के सिलेबस को भी कवर कर सकते हो अगर पॉइंट वाइज देखा जाए तो आप गाइस ये गलती मत करो कि अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने बैठे हो तो आप एक ही हिस्ट्री को एंशिएंट हिस्ट्री को 10 जगह से पढ़ रहे हो। है तो कंटेंट एक ही, सारी जगह पे वही बातें लिखी है कि हाँ अशोक था, उसने ऐसे ऐसे राज किए, इतने इतने किंगडम्स में उनका रूलिंग था, वो कितने इंस्क्रिप्शन उन्होंने बनवाए, कितने पिलर्स थे, तो सारे बुक में मोस्टली वही चीज़ें मिलेगी। थोड़ी बहुत चेंजेस होती है समथिंग, तो उसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या फिर जो एमसीक्यू होता है प्रीलिम्स वगैरह के प्रीवियस ईयर्स, तो उससे आप कवर कर सकते हो। तो आपने एक ही स्टैंडर्ड बुक को लेनी है, उसके नोट्स बनाओ, उसको बार बार रिवाइज करो। रिवाइज करने का भी बहुत तरीका होता है। बहुत लोग तो करते हैं कि पूरा बुक खत्म करके एंशिएंट हिस्ट्री का फिर रिवाइज करने बैठेंगे। बहुत लोग होते हैं ऐसे कैटेगरी में आते हैं जो एक चैप्टर पढ़ के फिर रिवाइज करा उन्होंने। रिवाइज इन द सेंस कि उस चैप्टर से उन्होंने एमसीक्यू लगाए, एक चैप्टर खत्म, एमसीक्यू लगाया फटाफट, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन किया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वीकली चैप्टर पढ़ते हैं, मीन्स कि एक वीक में 2-3 चैप्टर या फिर मान लो 6 चैप्टर कवर किया, तो सैटरडे संडे बैठते हैं एमसीक्यू लगाने। तो ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है यार कि अगर आपने वीक में 5-6 चैप्टर पढ़ा हिस्ट्री का, अब आपने अशोकन भी पढ़ लिया, आपने गुप्ता भी पढ़ लिया, अब इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स है, तो थोड़ा बहुत माइंड जो है वो कंफ्यूज हो जाती है कि उसमें क्या था, उस वाले में क्या था। तो बेटर जो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाएं, चैप्टर खत्म होते ही एमसीक्यू लगाएं आप, तो ये एक बेस्ट होगा। फिर आपके जो सैटरडे संडे वाले में है, आपने रिवीजन के लिए आप वो टाइम लगा दो। फिर दूसरी नेक्स्ट पॉइंट आती है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो प्रीलिम्स के लिए बस तैयारी करने बैठते हैं, सोचते हैं कि पहले देखते हैं, प्रीलिम्स निकल गया तो अच्छी बात है, फिर मेंस की तैयारी करूंगा या करूंगी। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है गाइस। निकलना ना निकलना वो तो बाद की बात है, बट एटलीस्ट फोकस तो करो अपने स्टडी पे, उस फोर्स से, उस सोच से आप स्टडी पे टाइम अपना लगाओ कि हाँ आपने निकालना ही निकालना है बीपीएससी प्रीलिम्स। फिर तो मेंस के लिए आप रेडी हुए, तो आप मेंस के हिसाब से पढ़ना शुरू करो, ना कि प्रीलिम्स के हिसाब से। आप टॉपिक पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, फिर रिवीजन टाइम बुलेट पॉइंट्स बनाओ। फिर मे भी पॉसिबल हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम और रिवाइज करोगे तो वो जो समरी है वो थोड़ा और छोटा हो जाए, पॉइंट्स और कम जाए, क्योंकि आप धीरे धीरे चीज़ों को माइंड में फिट करते जा रहे हो, तो चीज़ें अच्छी याद होती है, लंबे समय तक याद रहेंगे आपको। तो आप मेंस के बेसिस पे अपना जो भी है वो प्रिपरेशन करो, ना कि प्रीलिम्स के बेसिस पे। हाँ भले ही आप प्रीलिम्स एग्जाम के डेट आ जाए या फिर डेट ना भी आए, एक प्रेडिक्टरी डेट होती है कि हाँ इस महीने एग्जाम होगी, तो आपके उसके 2 महीने पहले से आप एमसीक्यूज वगैरह लगाना शुरू कर दो प्रीलिम्स से रिलेटेड। वहाँ थोड़ा आप अपने जो थ्योरी वाले हैं उस चीज़ को आप स्टॉप कर दो कि मेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको बंद कर दो वहाँ थोड़ी देर के लिए। फिर एक पॉइंट ये आते हैं कि चलो आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है, बुक भी आपके पास हो गए, आपने नोट्स भी बना लिए, एमसीक्यूज भी बना लिए। अब क्या होता है कि बहुत लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ हमने तो एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर दिया पूरा। गाइस खत्म करना और कंप्लीट करना किसी भी टॉपिक्स को या बुक को, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने उस चीज़ से, उस टॉपिक से कितना अपने अंदर बात बातों को दिमाग में फिट किया है। लेट्स एग्जाम्पल लेते हैं हम एक, कि अगर आपने पूरे एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर ली है, दैट्स वेल एंड गुड, कि आपने अच्छी बात है कि आपने पूरे कवर कर लिया एंशिएंट हिस्ट्री को 1 महीने में या फिर मे बी 2 महीने में भी बहुत लोगों ने किया है। पर आप अगर उस पॉइंट पे
प्रीवियस ईयर के मेंस वाले क्वेश्चन को देखो, किसी भी टॉपिक से, एंशिएंट हिस्ट्री के, एज फॉर एग्जांपल कि आपने गुप्ता एम्पायर से टॉपिक उठाया कि प्रीवियस ईयर में ये पूछा कि गुप्ता के टाइम पे सपोज दैट कि क्वेश्चन आया कि गुप्ता को गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया, आप लिखने बैठते हो तो आपको याद आ ही नहीं रहा कि हाँ गुप्ता को क्यों कहा जाता है गोल्डन पीरियड, क्यों कहते हैं। और भी तो पीरियड्स थी, अशोकन टाइम भी थी, बहुत सारे राजा हैं, उनको क्यों नहीं गोल्डन पीरियड कहा गया। तो ऐसे पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है फिर, कि आपने एंशिएंट कवर भी कर लिया, अब आपको ये नहीं पता है कि गोल्डन एज क्यों कहा गया गुप्ता पीरियड को। तो ऐसे पढ़ाई जो होते हैं वो सफिशिएंट नहीं है आपके प्रिपरेशन के लिए। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप जल्दीबाजी ना करें। बेटर ये होगा कि अगर आप एक चैप्टर को कंप्लीट करते हो तो उसी दिन उसके एमसीक्यूज लगा लो। अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट वीकली, एक वीक में अगर आपने 3 चैप्टर कवर किया तो उस चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन लगाओ। दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आपने मेंस क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया तो वहां से आप पॉइंट आउट कर सकते हो मेन मेन पॉइंट्स, कि हाँ प्रीलिम्स में ये चीजें फैक्ट पूछ सकते हैं। लेट सपोज कि अगर बोला किसी ने कि बताओ मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, अब तो आप कहोगे कि चंद्रगुप्त है, बट नॉट, ये गलत हो जाएगा। मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर जो हैं वो चंद्रगुप्त नहीं है गाइस। जब आप लिखने बैठोगे ना आंसर राइटिंग, तब आपको ये चीजें माइंड में हिट करेगी, तब आपको पता लगेगा कि हाँ मैंने गलत पढ़ा था वो चीज। तो वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप आंसर प्रैक्टिस जरूर से जरूर करो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि आपको मेंस के टाइम पे, एग्जाम टाइम पे उतनी बर्डन नहीं होगी, उतना बोझ नहीं होगा दिमाग पे कि हाँ हमें ये कवर करना है, क्योंकि आपने पहले से ही कर रखा है। फिर आती है नेक्स्ट चीजें हैं कि बिहार स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे आपने कुछ कुछ भी पढ़ा हो, कुछ भी हिस्ट्री पढ़ा हो, ज्योग्राफी पढ़ा हो, उसको आप बिहार से रिलेट करके पढ़ो। सपोज दैट कि आपने कोई भी पढ़ा हो, मानते हैं हम, लेट सपोज कि आपने पढ़ा है गुप्ता किंगडम के बारे में, ठीक है। तो गुप्ता किंगडम में एक रूलर आता है, एक किंग आता है, आई थिंक कि स्कंदगुप्त है मे बी वो। तो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को स्टेबलाइज किया था, जो कि बिहार में है ना। तो ये यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है कि आपको उस चीज को बिहार से लिंक करके पढ़ रहे हो, तो दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो लिंक करना सीखो वहीं पे जिस चैप्टर में पढ़ा, या फिर एक आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे आपने एक चैप्टर खत्म किया, फिनिश किया, उसके एमसीक्यू लगाओ। तो एमसीक्यू लगाओगे तो पहले तो ये जरूरी नहीं होगा कि एमसीक्यू आपके सारे बिहार से रिलेटेड ही आएगा उसमें। पहले आपने नॉर्मली एमसीक्यू लगा लो 100 150 200। फिर आप ट्राई करो कि बिहार से रिलेटेड एमसीक्यू को लगाओ उसी टॉपिक से, तो आपको थोड़ा एक क्लियरेंस, एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हमें क्या क्या पढ़ना है। ये हो गया। फिर जब आप करेंट अफेयर्स के बारे में देखते हो तो मैं एक चीज बताती हूँ आपको कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि करेंट अफेयर्स तो यार एग्जाम से पहले पहले देख लेंगे, 1 1.5 महीने पहले, दैट्स इट, हो जाएगा कवर, या फिर मैराथन सेशन लगा लेंगे उससे भी हो जाएगा कवर। ये आपकी बहुत बड़ी भूल होती है। करेंट अफेयर्स आप डेली बेसिस पे करो। मैं कैसे करती थी मैं बताती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कुछ, कि मैंने स्टार्टिंग में किया कि करेंट अफेयर्स यूट्यूब से करती थी, तो मैं उसके सुन लेती थी करेंट अफेयर्स, फिर मैं पॉइंट वगैरह को नोट्स नहीं करती थी, उसके नोट डाउन नहीं करती थी, तो मैं भूल जाती थी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, एटलीस्ट 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे जितने भी न्यूज में है चल रहे हैं, उस चीज को मैं बैठ के पढ़ूंगी, नोट डाउन करूंगी, जो जो चीजें हैं उसको मैं रिवाइज भी करूंगी।
तो मैंने वो करना शुरू कर दिया। गाइस मेरे हिसाब से ना वीकली मैगज़ीन या मंथली मैगज़ीन मेरे मेरे बस की नहीं है वो चीज़ें, क्योंकि वीकली और मंथली में थोड़ा मुझे बल्की लगता है वो चीज़, कि आप एक ही बार में इकट्ठे पढ़ोगे तो थोड़ा हेक्टिक सा हो जाता है, मैं उस चीज़ को कवर नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे हिसाब से तो मैं बेस्ट वही है कि मैं सोचती हूँ मैं डेली वाइज़ में वो करूँ, कि डेली का मेरा फिक्स है कि मैं न्यूज़पेपर कवर करूँगी, और एट लीस्ट जो भी अगर मेरे अदर सब्जेक्ट चल रहे हैं तो उसके चैप्टर्स वगैरह तो डेली के बेसिस पे मैं करूँगी ही करूँगी कवर। फिर नेक्स्ट आती है कि वही मैंने बताया कि बहुत लोग सोचते हैं कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन तैयारी अलग कर लूँगा, कर लूँगी, या फिर मेंस का अलग देखना होगा। वैसा नहीं है बिल्कुल भी, आप साथ लेके चलो ना, टाइम भी आपके बचेंगे, आपको चीज़ें भी समझ आएँगी। बहुत लोग तो बच्चे ऐसे होते हैं ना, मैंने मेरे फ्रेंड सर्किल में थे, मैंने पूछा कि भाई बताओ ज़रा कि आप अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, बिल्कुल बिंदास घूम रहा हो, तो मैंने पूछ दिया एक दिन कि यार मेरे तो बड़े टेंशन होते हैं पढ़ने के, तुम्हें तो बड़े फ्री माइंड से तुम घूमते हो, कि ऐसे कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल भी बोझ नहीं लग रहा, बोझ नहीं कि हेक्टिक नहीं, परेशान नहीं दिखते हो कि हमें ये पढ़ना है ये पढ़ना है। तो उसने बोला कि अरे यार प्रीलिम्स का ही तो तैयारी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लूंगा, उसको लिख लूंगा, याद करके रट लूंगा, हो जाएगा, निकल जाएगा। मैंने बोला भाई ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। मैंने भी उसको ये चीजें बताई कि चलो ठीक है, तुमने प्रीलिम्स के लिए कर लिया इतना, तुम्हारी किस्मत भी अच्छी हुई कि चलो प्रीलिम्स निकल भी गया तुम्हारा। फिर क्या करोगे जब आप तुम्हारे मेंस एग्जाम की बारी आएगी, तब क्या तुम फिर से सारी चीजें पढ़ने बैठोगे? इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप खुद देखोगे ना तो प्रीलिम्स और मेंस में ज़्यादा गैप नहीं होता बीपीएससी में। 2 महीने 1.5 महीने इससे ज़्यादा गैप नहीं देते वो। अब आप 1.5 2 महीने में आप सारा सिलेबस हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी कवर नहीं कर पाओगे, किसी भी तरीके से नहीं कर पाओगे। तो आप चीज़ों को समझो, बैठो, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा क्या आप 1 हफ्ता ले लो इस चीज़ों को समझने में, बट प्रिपरेशन अगर करने बैठो तो ढंग से करो, चीज़ों को समझो, रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दो, टॉपिक वीकली, डेली वाइज, वीकली बेसिस पे हर एक चीज़ें करो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टाइम टेबल। गाइस मैं सच बताऊं तो मेरे से टाइम टेबल बिल्कुल फॉलो नहीं होती, मेरा खुद का टाइम होता है, माइंड में मैं टाइम बनाती हूँ। जैसे लेट सपोज कि मैं आज सोने गई, तो सोने से पहले मैं सोचती हूँ कि हाँ मेरे को कल ये चीज़ें कवर करनी है, टॉपिक्स ऐसे ऐसे पढ़ना है, मेरे को एनी हाउ करना है। बट ये मैं डिसाइड नहीं करती हूँ पहले से, कहीं लिखती नहीं हूँ कि मुझे 2 घंटे ये पढ़ना है 2 घंटे वो पढ़ना है, मेरे से फॉलो नहीं हो पाता है। बहुत लोग हैं जो कर लेते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि हाँ चलो वो अपने टाइम के हिसाब से चल लेते हैं, बट मैं नहीं कर पाती हूँ टाइम को फॉलो। मैं बस ये देखती हूँ टारगेट कि हाँ मेरे को एक चैप्टर आज कंप्लीट करनी है तो करनी है, कैसे भी कितने भी घंटे में मैं कर लेती हूँ। तो आप भी अपने हिसाब से देख ले, जैसे आपको सही लगे उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल फिक्स करें। फिर नेक्स्ट चीज़ें आती है इंटरव्यू। अभी जिन्होंने प्रीलिम्स एग्जाम मेंस एग्जाम क्लियर किए थे उनका इंटरव्यू जनवरी में है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर हिम एंड हर ऑल्सो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करने की सोच रहे हैं, तो गाइस मैं एक चीज़ें बता दूँ आपको कि इंटरव्यू में मेनली आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं वो, आपको देखते हैं वो, जो सामने टीचर्स होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं वो आपको जज करते हैं, जज नहीं इन द सेंस कि आपको एक आपके माइंड को वो पढ़ते हैं वहाँ पे कि हाँ आपके माइंड जो है वो किस हिसाब से चल रहा है, कि आपने अगर मेंस क्वालिफाई किया प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तो आपके अंदर इतनी एटीट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड है या नहीं कि आप अपने पोस्ट को इन फ्यूचर अगर किसी भी पोस्ट पे जाओ तो वो आप उसको हैंडल कर पाओगे या नहीं। हाँ बेसिकली ये चीज़ें हैं, फॉर्मेलिटी के लिए वो क्वेश्चंस भी पूछते हैं बिहार से रिलेटेड समथिंग जो भी उनको पूछना होता है, बट इंटरव्यू में ये वही होता है कि हाँ इंटरव्यू में आपको एक चीज़ और वो देखते हैं, नोटिस करते हैं कि अगर कोई बंदा या बंदी है, अगर वो लिखने में कैपेबल है, जैसे आपने मेंस में तो रिटेन एग्जाम होती है तो आपने वहाँ लिख दिया, अच्छे खासे मार्क्स आ गए, आप इंटरव्यू तक आ रहे हो, क्या वो बंदा
थिंकिंग लेवल में भी अच्छा है, उसकी थिंकिंग अच्छी है, उसके सोच कितने, मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पे, आप कह सकते हो कि वो किस लेवल तक की सोच रखता है अपने आप में। और क्या अगर वो लिखने में बेटर है, लिखते लिखते इट मीन्स कि रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, ही वॉज एंड वेल एंड गुड इन दैट फील्ड। तो अब यहाँ ये देखते हैं वहाँ कि आपने रिटन पास कर लिया, अब आपको जो पोस्ट मिलेगी वहाँ पे तो आपने खुद ही फेस टू फेस हैंडल करना है, जो भी चीज़ें करना है फिजिकली प्रेजेंट होके करना है, रिटन भी होती है बट वो पोस्ट के हिसाब से है। तो आप वहाँ पे एबल हो या नहीं, लेट सपोज कि अगर आपको कोई पोस्ट मिली और वहाँ पे आपने किसी ऐसे पर्सन को हैंडल करना पड़ा जो थोड़े हाई टेम्पर्ड वाले हैं, तो हाउ विल यू हैंडल। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि वो इंटरव्यू में पूछते हैं ये सब, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो वो थोड़ा आपके माइंड को भी जज करते हैं वहाँ पे कि हाँ आप उस चीज़ के लिए बेस्ट हो या नहीं हो। तो दैट्स ऑल अबाउट इंटरव्यू में कि हाँ आपने अगर रिटन दे दिया है तो आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करने की ज़रूरत है, बिहार से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ के जाओ इंटरव्यू में, एंड थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट रहो वहाँ पे। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप भी कॉन्फिडेंट भी अगर रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो वेल एंड गुड आपका इंटरव्यू बेस्ट जाने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड बेस्ट ऑफ लक जो अगर वीडियो देख रहे हैं और जिनकी इंटरव्यू होने वाली है अभी जनवरी में, और जो लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, सबके लिए थैंक यू सो मच कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, एंड गाइस सपोर्ट मी, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी। थैंक यू एंड बाय बाय।